अगर आप क्लास 10 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम प्रश्नावली 1.2 को स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको प्रश्नावली 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूंगा और साथ में यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रश्नावली 1.2 दे रखी है और इसमें यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ ये आपका जो न्यू सिलेबस है उसी के हिसाब से, कोई पुराना सिलेबस आपका नहीं है। और ये जो आपकी प्रश्नावली है 1.2, इस प्रश्नावली से हर साल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% रिपीट होता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख ले, आपको आराम से पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, उसमें हमसे सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे ही पक्का हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी चेंज कर आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिए जा रहे हैं, घुमा फिरा करके आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ करके जाओगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलने वाला है। ढंग से तैयारी करो, मेथड पर जरूर ध्यान दो। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 क्या होगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हमारी थ्योरी होती है और साथ में जो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा होता है उसका उल्टा मानते हुए चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर √5 की ऐसी संख्या प्रूफ करनी है, अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे कि √5 क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना इसके विपरीत √5 क्या है, एक हमारे पास परिमेय संख्या है। और अगर ये हमारे पास परिमेय संख्या है तो यहाँ पर आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, जिन स्टूडेंट्स को पता हो वो आप कमेंट कर जरूर बताना। तो अगर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि √5 बराबर होगा P/Q के, क्योंकि √5 भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई और P/Q भी क्या हो जाएगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर लिख भी देंगे कि √5 को हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर P और Q क्या होंगे, हमारे पास सहभाज्य पूर्णांक होंगे, जहां पर Q बराबर नहीं होता है 0 के। अब ये सहभाज्य क्या होगा, यानी कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना, ये हमारे लास्ट में काम में आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बाद में हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस आप इस समीकरण 1 को ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मैं समीकरण 1 दे रखी थी उसका हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो एक साइड में हमें दे रखा था √5, तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, बराबर दूसरी साइड में दे रखा था P/Q, तो यहाँ पर हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। और इस एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखना। अगर हम अंडर का वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ से वर्ग से अंडर हमारा कट जाएगा और हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 बराबर होगा P²/Q² के, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से P² की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी कि P² बराबर होगा 5Q² के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इसको मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या है 25। अगर हम यहाँ पर 25 के टुकड़े करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएंगे 5 गुणा 5, तो यानी कि ये हमारे 25 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। और ये जो हमें 5 प्राप्त हुआ है, इन संख्याओं से हम 5 को आराम से विभाजित कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास कोई संख्या है P² और उसके ही हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं 5 और Q², और ये जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं, इन गुणनखंडों से जो हमारे पास संख्या है P², इसको विभाजित किया जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अतः P² 5 से विभाज्य है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, एग्जाम्पल से आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए 5 क्या करेगा, P² को विभाजित करता है। अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित हो जाता है
तो वो संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब ये आपकी समझ में एग्जाम्पल से आ गया होगा। अब ऐसे हम क्यू स्क्वायर के लिए भी प्रूफ करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें पी के लिए भी प्रूफ करना होता है और क्यू के लिए भी प्रूफ करना होता है। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, माना P बराबर होगा 5C, जहां पर C क्या होगा, हमारे पास एक पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में P का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर P की वैल्यू रख दी है 5C, तो यहाँ पर हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर होगा 25C स्क्वायर के। 5 से हम यहाँ पर 25 को काट देंगे 5 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर होगा 5C स्क्वायर के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3। जैसे मैंने आपको बताया था Q के लिए भी हमारे पास वही समीकरण आ चुकी है, 5 और C स्क्वायर हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। अब यहाँ पर Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 Q स्क्वायर को भी विभाजित करता है और जो हमारे पास संख्या होगी उसको भी विभाजित करेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों को विभाजित कर दिया है। अब इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिख भी रखा है कि अतः P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 5। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि P और Q हमारे पास क्या है, सहभाज्य संख्या है। इनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो हमने स्टार्टिंग में जो माना था वो हमने गलत माना था, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि P और Q क्या होंगे, हमारे सहभाज्य होंगे, क्योंकि ये हमारा गलत आ रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 5 क्या होगा, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। स्टार्टिंग में हम गलत मानते हुए चले थे कि अंडर रूट 5 क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है, और जो हमारे पास P और Q है वो कैसी है, सहभाज्य संख्या है। तो ये हमारा गलत है, वो हमारी गलत अभिधारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसलिए अंडर रूट 5 क्या होगा, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको लैंग्वेज और कैलकुलेशन काफी करनी पड़ेगी, तभी आपको एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है अंडर रूट 5, तो इसकी जगह पर आपको लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। 2 के लिए भी हमें यही प्रूफ करना है और 3 के लिए भी हमें यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे वो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ पर अंडर रूट 2 लिखा हुआ आ सकता है, तो सब जगह यहाँ पर हम अंडर रूट 2 लिखते हुए चलेंगे, और यहाँ पर भी कैलकुलेशन में हम यहाँ पर अंडर रूट 2 का यूज करेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास समीकरण प्राप्त होंगी और यही लैंग्वेज हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर गुणनखंड हमारे पास 5 आ रहा है, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पर शायद हमारे पास 2 आएगा, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे, और अंडर रूट 2 भी हमारी एक अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगी। तभी कह रहा था मैं कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से तैयार कर लेना। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये तैयार हो चुका है, आप देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन को, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा करके पूछे जा रहे हैं, आप सैंपल पेपर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि हमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 3 + 2 अंडर रूट 5, ये क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। अब आपको ध्यान होगा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक छोटी संख्या दे रखी थी, तो उसमें कैलकुलेशन हमारी अलग गई थी। ऐसे यहाँ पर हमें संख्या बड़ी दे रखी है, तो इसकी कैलकुलेशन भी हमारी थोड़ी अलग जाने वाली है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर उल्टा मानेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी कि 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर होगा P/Q के। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, यानी कि हम यहाँ पर 3 + 2 अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होंगे, हमारे पास सहभाज्य पूर्णांक होंगे और Q बराबर नहीं होगा 0, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। अब इसके बाद में हमने कैलकुलेशन करी थी, तो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ी डिफरेंट होगी। अब मैं यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ। अगर इस तरीके कोई हमें संख्या दे रखी है 3 + 2 अंडर रूट 5, अब ये हमारा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो जब हम यहाँ पर समीकरण में रखेंगे तो हम इस समीकरण को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारी एक साइड में रूट वाली संख्या रह जाए, बाकी संख्या हमारी दूसरी साइड में चली जाए। बस अंडर रूट वाली संख्या यहाँ पर रह जानी चाहिए, चाहे वो हमारे पास अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो
अंडर रूट 5 हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक साइड में रह जाए, बाकी कोई भी संख्या हो वो हमारी दूसरी साइड में चली जानी चाहिए। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे कर कर समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो हमारे पास संख्या थी 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, तो इसमें जो हमारे पास 3 था उसको हमने दूसरी साइड में भेज दिया, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, 2 अंडर रूट 5 बराबर होगा ये अपॉन क्यू माइनस 3 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 3 है आरएचएस में, यहाँ पर हम एक मानकर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगी, 2 अंडर रूट 5 बराबर होगा p माइनस 3q अपॉन क्यू के। अब आपको एलसीएम लेना आता होगा तो आप समझ गए होंगे, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है मैं यहाँ पर कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा q गुणा 1, q से q काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस 1 से 1 काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3q। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक साइड में हमें यहाँ पर खाली रूट वाली संख्या छोड़नी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, अंडर रूट 5 बराबर हुआ p माइनस 3q अपॉन 2q के। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके आगे हम निष्कर्ष में क्या लिखने वाले हैं। अब आपको ध्यान होगा कि अंडर रूट 5 अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करा है, ये क्या है हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो हमारे पास p माइनस 3q अपॉन 2q दे रखा है ये हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास जितने भी आ रहे हैं ये सारे पूर्णांक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या कई भी बराबर नहीं हो सकती है, यानी कि स्टार्टिंग में जो हम मानते हुए चले थे कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, ये हमने गलत माना है, यानी कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसी होगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं वो मैं आपको आगे निष्कर्ष में समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि p, q, 3, 2 ये क्या हमारे पास सभी पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 3q अपॉन 2q ये कैसी होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। और समीकरण के अनुसार इसका अर्थ यह है कि अंडर रूट 5 भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो क्या होती है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कहीं भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसी हमारे पास एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 की होगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यही हमें इसमें प्रूफ करना था। इसमें आपके लगभग 3 तरीके के क्वेश्चन है, एक में आपको सारी संख्या दे रखी होगी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 इस तरीके से, और एक आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपके पास संख्या थोड़ी बड़ी दे रखी होगी, इसमें आपके प्लस में भी संख्या हो सकती है और माइनस में भी संख्या होती है। तो अभी तक मैंने आपको इस प्रश्नावली में 2 तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आपके एक तरीके के क्वेश्चन इसमें बचे हैं जिसमें हमें जो संख्या दे रखी होती है वो बटे में दे रखी होती है, तो इसमें भी हमारी कैलकुलेशन काफी लंबी होगी, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी। अगर आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, संख्या जिसमें बड़ी दे रखी होगी और प्लस माइनस होगा, इसमें आपको थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो आपके छोटी संख्या वाले होंगे उनमें आपको थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको आगे सिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपको इस प्रश्नावली में 3 तरीके के क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इनको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है, और इसमें भी हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख ले, एक तो हमने जो पहला वाला कराया था उस जैसा है, ये दूसरे जैसा है, और ये आपका नया क्वेश्चन है बटे वाला। तो कैसे करेंगे इसको भी मैं आसान तरीके से समझा दूंगा, बस जहां से हमारी कैलकुलेशन होनी है वहां से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, बाकी लैंग्वेज आपकी पुरानी ही आनी है, इसलिए आप लैंग्वेज को ढंग से तैयार कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस करे हैं वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या दे रखी है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, हमने यहाँ पर वही लिख रखा है, माना इसके विपरीत 1 अपॉन अंडर रूट क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी तो इसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पर आप समीकरण में देख सकते हैं कि 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के, और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हमने वही लिख रखा है कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर P और Q हो जाएंगे हमारे पास पूर्णांक, और Q बराबर नहीं होगा 0 के, यानी कि जो इनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। अब हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास समीकरण बनेगी उसको हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो आप समझ लें कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करा है, या आप सोच ले हमने इसको पलट दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर होगा Q/P के, क्योंकि हमने इसको पलट दिया है। तो यहाँ पर हमें समीकरण प्राप्त हो चुकी है कि √2 बराबर होगा Q/P के। अब ये हमारी सेम जो समीकरण है, समीकरण 1 में भी हमें इसी तरीके से प्राप्त हुई थी। अब हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ध्यान होगा कि जो हमारे पास √2 है वो हमारे पास कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन दूसरी ओर ये जो हमारे पास Q/P है या P/Q है, ये हमारी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो आपस में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हम स्टार्टिंग में मानते हुए चल रहे थे कि 1/√2 एक हमारी परिमेय संख्या है, वो हम यहाँ पर गलत मानते हुए चल रहे थे कि जो हमारे पास 1/√2 होगा वो हमारे पास कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Q/P अगर परिमेय संख्या है वो किसके बराबर है, √2 के। तो √2 भी हमारी क्या होनी चाहिए थी, परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन √2 हमें पता है ये क्या हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके निष्कर्ष में हम क्या लिखने वाले हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि P और Q क्या है हमारे पास पूर्णांक है, इसलिए Q/P भी क्या होगी हमारे पास एक परिमेय संख्या ही होगी। ये मैंने आपको बताया भी था। इसका अर्थ यह है कि √2 भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ये में दे रखा है √2, जो कि हमारा समीकरण में आया है। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √2 क्या होगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आपको पता होगा, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक क्या होगी हमारे पास, परिमेय संख्या होगी। ये हमने स्टार्टिंग में गलत माना था। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि अतः जो हमारे पास 1/√2 होगा वो हमारी कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। और हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। और ये आपका तीसरे तरीके का क्वेश्चन था, जो कि हमारा बटे वाला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमें सबसे कम थ्योरी लिखनी ही पड़ी है। स्टार्टिंग में बस हमने 2 लाइन की कैलकुलेशन करी और ये थ्योरी लिख दी है। बहुत इजी होंगे हमारे इस तरीके के क्वेश्चन। मेन है बस यहाँ पर आप इस तरीके से जो थ्योरी है इसको आप जरूर तैयार कर ले, हल्के में बिल्कुल मत लेना थ्योरी को, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो ये इसका पहला पॉइंट हो चुका है। आप देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट को, वो मैं आपको आगे करवा देता हूँ। तो इसके दूसरे पॉइंट का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके दूसरे पॉइंट में हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी करवाया है। जो हमें दे रखा होगा उसका उल्टा मानते हुए चलेंगे। और मैं यहाँ पर आपको फिर बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपके घुमा करके क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका सीधे तरीके से पूछा नहीं जाएगा। जैसे सैंपल पेपर में पिछले साल पूछा गया है, घुमा करके ही पूछा जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थ्योरी आपकी सेम रहेगी, अब तक आपकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, माना इसके विपरीत 7/5 क्या होगा हमारे पास, एक परिमेय संख्या होगी। ये हम अपनी ओर से मानते हुए चल रहे हैं। अगर ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है तो इस तरीके से हम समीकरण बना सकते हैं कि 7/5 बराबर होगा P/Q के। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि P/Q क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। और हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, अगर 7/5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या हो जाएंगे हमारे पास, सहभाज्य हो जाएंगे, यानी कि इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। और साथ में Q बराबर नहीं होगा 0 के। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई भी समीकरण प्राप्त होगी, कोई भी हमें संख्या दे रखी होगी, तो उस समीकरण में हम क्या करेंगे, एक साइड में रूट वाली संख्या को छोड़ देंगे, बाकी सभी जो पद होंगे उनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 7√5, तो हमें यहाँ पर अंडर रूट वाली संख्या को छोड़ना है जो कि हमारे पास है अंडर रूट 5। तो ये जो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अंडर रूट 5 बराबर होगा P/7 Q के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर तो ये समीकरण में प्राप्त हो जाएगी। अब जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत भी समझते हुए चल रहे होंगे वो यहाँ पर देखते समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ चुकी है जिससे हम निष्कर्ष लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरी ओर P/7Q ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास P/7Q है इसमें ये तो हमारे पूर्णांक है, तो ये तो हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी, और ये हमारे पास किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के। तो अंडर रूट 5 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडर रूट 5 क्या होती है, हमारी पास एक अपरिमेय संख्या होती है, वो हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये हमारा विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है, जो हम स्टार्टिंग में मानते हुए चले थे कि 7√5 क्या होगा, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि हम स्टार्टिंग से ही गलत मानते हुए चले हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा गलत आ रहा है। तो इसके निष्कर्ष में हम क्या लिखने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया यही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, क्योंकि P7 और Q ये क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, इसलिए P/7Q जो हमारे पास संख्या है ये क्या होगी, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये हमारे पास परिमेय संख्या है तो ये हमारी किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि अंडर रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 क्या होगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी, और हमें यही प्रूव करना था जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी जो आपकी थ्योरी है, लिखने का पैटर्न है बिल्कुल सेम है, बस जो आपकी संख्या के हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है हर बार आपकी वही चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। 2 तरीके के क्वेश्चन अब आपके हो चुके हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हमें इसके तीसरे पॉइंट में दे रखा है, वो भी मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारे इसके तीसरे वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें संख्या दे रखी है 6 + अंडर रूट 2, और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि सिद्ध करो कि ये क्या होगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका उल्टा मानते हुए चलेंगे, यहाँ पर 6 + अंडर रूट 2 क्या होगा, हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये हमारे पास परिमेय संख्या होगी तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, ये आपके दूसरे क्वेश्चन में आया था इस तरीके का क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होंगे, हमारे पास सहभाज्य पूर्णांक होंगे, और Q बराबर नहीं होगा 0 के। और मैं आपको हर सवाल में बता ही रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी समीकरण प्राप्त होगी तो उसमें हम एक साइड में अंडर रूट वाली संख्या को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड में है 6 + अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्लस का 6 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी कि अंडर रूट 2 बराबर होगा P/Q -6 के। इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी अंडर रूट 2 बराबर होगा P - 6Q/Q के। अब ये हमारी कैसे प्राप्त हुई, आपसे एलसीएम लेना आता होगा, वरना यहाँ पर हम एक मान लेंगे और हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे Q × 1, Q से Q काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा P -1 से 1 काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6Q। तो ये हमें यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है इसके एक साइड में हमारे पास अंडर रूट आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 ये हमारे पास कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, और दूसरी ओर ये जो हमारे पास संख्या है P - 6Q/Q ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो हमें P 6Q ये सब संख्याएं दे रखी है, ये क्या है, हमारे पास एक पूर्णांक है, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। तो ये जो हम स्टार्टिंग में मानते हुए चले हैं कि 6 + अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हम गलत मानते हुए चले हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है LHS वाली साइड में
PQR जो पूर्णांक है, इस वजह से ये जो P माइनस 6Q/Q वाली समीकरण है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, √2 के। तो √2 भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या होती है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह एक विरोधाभास है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, जो हम यहाँ पर मानते हुए चले थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारे पास संख्या है 6 + √2, ये क्या होगी हमारे पास एक अपरिमेय संख्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और सब में थ्योरी सेम है, थ्योरी को अगर आपने तैयार कर लिया तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको ये जो आपकी प्रश्नावली है 1.2, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको लगभग करवा दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो इसी तरीके से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको लगभग सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।